नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज ले चलते हैं आपको एक नई कहानी की ओर। पुराने जमाने की बात है। एक गांव में केशव नाम का एक निर्धन लड़का रहता था। केशव बहुत ही बुद्धिमान था। वो इस निर्धनता से छुटकारा पाना चाहता था, परंतु इस छोटे से गांव में वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं नगर जाके कुछ पैसा कमाना चाहता हूँ। पहले तो उसके पिता ने उसका बचपना समझकर उसे रोकना चाहा, परंतु उसकी दृढ़ शक्ति और जिद के आगे उसके पिताजी ने उसे नगर जाने की इजाजत दे दी। नगर पहुंचकर वो बाजार में गया। वहां पे विभिन्न प्रकार की दुकानें लगी हुई थी। कहीं पर अनाज तो कहीं पर वस्त्र मिल रहे थे। फल फूल और मिठाइयों की दुकानें भी सजी हुई थी। वहीं पर उसने एक किराए की छोटी सी दुकान ली और एक बोर्ड लगा दिया, बुद्धि के सौदागर, यहाँ पर बुद्धि मिलती है। इस अनोखी दुकान को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ जाते, साथ ही उसकी खिल्ली भी उड़ाते, कहते भला बुद्धि भी कहीं बिकती है। बुद्धि तो जन्मजात गुण होता है। बुद्धि कब से खरीदी और बेची जाने लगी। परंतु केशव किसी भी बात पे ध्यान ना देता। वो चुपचाप उसी तरह आवाज लगाता रहता, आओ आओ बुद्धि ले लो, सस्ती और खरी खरी, यहाँ विभिन्न प्रकार की बुद्धि मिलती हैं। परंतु इस तरह कई दिन बीत गए, मगर एक भी बुद्धि का खरीदार वहां पे ना आया। अब तो केशव को निराशा सी होने लगी थी। एक पल तो उसके मन में ख्याल आया कि वो वापस अपने गांव लौट जाए, परंतु फिर एक नई उम्मीद से वो उसी तरह बुद्धि बेचता रहता। एक दिन नगर सेठ का लड़का उधर से गुजरा। उसने जब ये विचित्र दुकान देखी तो वहां पर ठहर गया। पिताजी, मुझे बुद्धू कहते हैं। वो हमेशा कहते हैं तेरे पास अकल नहीं है, क्यों ना मैं थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूं। और ये सोचकर वो दुकान में गया और उससे पूछा, भैया, एक पाव बुद्धि कितनी की दी जाएगी। इस पर केशव मुस्कुराते हुए बोला, बुद्धि तौल कर नहीं मिलती है। बुद्धि अलग अलग किस्म की और अलग अलग पैसों से मिलती है। तब सेठ के लड़के ने 1 रुपया अपनी जेब से निकाला और केशव को देते हुए कहा, लो, 1 रुपए में जितनी भी बुद्धि आए मुझे दे दो। केशव ने एक कागज पर लिख कर दिया, जब दो लोग झगड़ा कर रहे हों तो वहां पर खड़े होकर देखना नहीं चाहिए। वो कागज का टुकड़ा लेकर सेठ का लड़का अपने पिताजी के पास गया और बोला, देखो पिताजी, आप मुझे बुद्धू कहते थे, आज मैं बुद्धि खरीद लाया हूँ। सेठ ने जब कागज का वो टुकड़ा देखा तो वो बहुत ही नाराज हुआ। उसने कहा, अरे मूर्ख, ये कौन सी नई बात है, ये तो सभी जानते हैं। तूने मेरे मेहनत से कमाए 1 रुपए को बर्बाद कर दिया। उसके बाद सेठ तनतनाता हुआ केशव की दुकान पर पहुंचा और चीख कर बोला, तुमने मेरे बेटे को मूर्ख बनाया है। साधारण सी बात बताकर 1 रुपया ऐंठ लिया है। लाओ मेरा 1 रुपया, मुझे वापस करो। इस पर केशव बोला, ठीक है, मैं आपका रुपया आपको वापस किए देता हूँ, परंतु आपको लिखकर देना होगा कि जो मैंने सलाह दी है आप उस पर कभी अमल नहीं करेंगे। सेठ ने एक कागज पर यह लिखा और अपने हस्ताक्षर करके 1 रुपया वापस लेकर चला गया। इस घटना के कुछ दिन बाद की बात है। एक दिन सेठ का लड़का किसी काम से बाजार गया था। वहां पर रानी की दासियां भी सामान लेने आई हुई थी। उस राज्य के राजा के 2 रानियां थीं। दोनों रानियों में बड़ी ही ईर्ष्या थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही जलती थी। उनमें बिल्कुल भी पटती ना थी। इसी कारण से दोनों रानी की दासियों में भी बिल्कुल नहीं पटती थी। इत्तेफाक से वही दोनों दासियां आज बाजार में आई हुई थी। वो अपनी रानी के लिए कुछ चुनरी लेने आई थी। दोनों एक वस्त्र की दुकान पे पहुंची।
वहाँ उन्हें एक चूनर बहुत ही पसंद आई थी, परंतु चूनर एक थी और दोनों ही दासियां उसे लेने की जिद कर रही थी। ऐसे करते करते दोनों में बहस शुरू हो गई थी। दुकानदार भी बेचारा क्या करता, जब वस्तु एक थी तो भला दो लोगों में कैसे दे सकता था। जब दोनों दासियों के बीच झगड़ा बढ़ रहा था, तभी वहाँ सेठ का लड़का खड़ा हुआ था। वो उस झगड़े को बड़ी देर से देख रहा था। दोनों बड़ी देर तक झगड़ती रही। फिर बड़ी रानी की दासी ने क्रोधित होकर कहा, मैं राजा के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैंने तुझे मृत्युदंड ना दिलाया तो मैं भी बड़ी रानी की दासी नहीं। उसके बाद वो सेठ के लड़के को देखते हुए बोली, तुमने तो हमारा सारा झगड़ा देखा है, तुम्हें गवाही के लिए राज दरबार में बुलाया जाएगा। इसके बाद दोनों दासियां क्रोधित होती हुई अपने महल लौट गई थी। वहां जाकर उन्होंने अपनी अपनी रानियों से मिर्च मसाला लगाकर दूसरी दासी की खूब शिकायत की और ये भी कहा कि गवाह के लिए वहां पर सेठ का लड़का खड़ा था। उसी शाम जब सेठ का लड़का अपने घर पर मौजूद था, तभी दासी एक राज्य कर्मचारी के साथ आई और सेठ के लड़के को धमकाते हुए बोली, तुम्हें जब राजा के सामने गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो तुम मेरे पक्ष में ही गवाही देना, अन्यथा तुम्हारी गर्दन धड़ से अलग कर दी जाएगी। उसके कुछ देर बाद ही छोटी रानी की दासी एक राज कर्मचारी के साथ आई और सेठ के लड़के को धमकाते हुए बोली, कल जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए तो तुम मेरे पक्ष में ही गवाही देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें मौत के घाट उतरवा दिया जाएगा। अब सेठ का लड़का बड़ा ही परेशान हुआ। उसने सेठ से सारी कहानी कह सुनाई। सारी बात सुनकर सेठ के समझ में कुछ नहीं आया, वो क्या करे। वो दौड़ा दौड़ा केशव के पास जा पहुंचा। सेठ ने केशव के सारी समस्या कह सुनाई और बोले, तुम इसका कोई उपाय बताओ। केशव ने कहा, इस समस्या से छुटकारे पाने का एक उपाय है, पर उसके लिए तुम्हें 100 मुद्राएं मुझे देनी पड़ेंगी। सेठ ने 100 मुद्राएं देते हुए कहा, हाँ, अब तुम मुझे उपाय बताओ। तब केशव ने मुस्कुराते हुए कहा, कल जब गवाही के लिए तुम्हारे बेटे को बुलाया जाए तो तुम्हारा बेटा पागलों जैसी हरकत वहाँ करने लगे। राजा चाहे कुछ भी पूछे, मगर तुम्हारे बेटे को उल्टा सीधा हरकतें ही करनी हैं। इस तरह राजा उसे पागल समझेगा और छोड़ देगा। अगली सुबह दरबार में जब सेठ के लड़के को गवाही के लिए बुलाया गया, राजा कुछ भी पूछता, सेठ उसका उल्टा सीधा जवाब ही देता। कभी वो पागलों की तरह हंसने लगा, कभी यूं ही बड़बड़ करने लगता था। राजा ने उसे सच में पागल समझ लिया और उसे ये कहकर छोड़ दिया, ये तो पागल है, इसकी बात का क्या भरोसा। बेटे के बच जाने पर सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। वो मन ही मन केशव की बुद्धिमत्ता पे गर्व महसूस कर रहा था। परंतु कुछ दिन बाद ही सेठ के आगे एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। सेठ नगर का बहुत ही नामी व्यक्ति था, इसलिए उसका उठना बैठना आना जाना बड़े बड़े लोगों में होता था। परंतु राजा के सामने सेठ के बेटे ने पागलों वाली हरकत की थी तो उस समय तो उसे छोड़ दिया गया था। पर सेठ को इस बात का डर था, यदि उसका बेटा सामान्य व्यवहार लोगों से करेगा और राजा को इसका पता चल गया तो वो क्रोधित होकर उसे दंड दे देगा। इसीलिए वो अपने बेटे को कहीं आने जाने नहीं देता था। मगर ऐसा कब तक चलता, हार कर वो केशव के पास फिर जा पहुंचा। सेठ ने सारी बात बुद्धि के सौदागर को बताई और कहा, इस समस्या का कोई समाधान बताओ, ऐसे भला कब तक काम चलेगा। केशव ने कहा, वैसे तो यहाँ का राजा बड़ा ही विवेकी है, वो हर चीज को सही ढंग से समझ सकता है
और आपका राज दरबार में आना जाना तो लगा ही रहता है। जब कभी आप राजा को प्रसन्न मुद्रा में देखना, तब उन्हें सारी बात सही सही बता देना। वैसे भी झगड़ा मामूली सी बात पे दो दासियों के बीच ही तो था। राजा सब कुछ समझ जाएगा और वो माफ कर देगा। सेठ ने ठीक वैसे ही किया। वो राज दरबार में आता जाता तो रहता ही था। एक दिन राजा को प्रसन्न मुद्रा में देखकर उसने सारी घटना कह सुनाई। सारी बात जानकर राजा भी हंसने लगा और उसने सेठ के बेटे को माफ कर दिया। ऐसे ही केशव के बुद्धिमत्ता के कई किस्से हो गए। अब तो उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे नगर भर में होने लगे थे। धीरे धीरे बात उड़ती उड़ती राजा के कानों में जा पहुँचे। राजा ने केशव को अपने पास बुलवा भेजा और कहा, सुना है तुम बुद्धि के सौदागर हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लायक बुद्धि है? केशव ने कहा, हाँ महाराज, अवश्य है। परंतु राजा ने कहा, युवक, तुम निडरता से कहो, अगर मुझे तुम्हारी बात पसंद आई तो इसके बदले तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। केशव ने एक पर्ची पे लिखा, कुछ भी करने से पहले बहुत अधिक सोच विचार कर लेनी चाहिए। उसके बाद उसने राजा को वो पर्ची थमा दी। राजा ने जब वो वाक्य पढ़ा तो बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने उस सलाह के बदले केशव को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा को वो सलाह बहुत ही पसंद आई थी, इसलिए राजा ने उन वाक्यों को कक्ष की दीवारों पर, पर्दे, तकियों पे और बर्तनों पे भी लिखवा दी थी। एक बार की बात है, राजा बहुत अधिक बीमार पड़ गया। वहाँ के मंत्री के मन में लालच आ गया। उसने वैद्य के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा और राजा को देने वाली औषधि में विष मिलवा दिया। राजा ने औषधि का गिलास अपने हाथ में उठाया और वो ओठों पे लगाने ही वाला था। अचानक उसकी दृष्टि ग्लास पे लिखे उन्हीं शब्दों पे गई कि कुछ भी करने से पहले बहुत अधिक विचार करना चाहिए। राजा एक पल के लिए रुक गया। उसने ग्लास नीचे रख दिया और औषधि को यूं ही देखने लगा। इस तरह राजा को औषध निहारते देख के वैद्य घबरा गया। उसने सोचा, लगता है राजा को सारी बात पता लग गई है। वो राजा के पैरों पे गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री के कहने पर मेरे मन में लालच आ गया था, इसीलिए मैंने औषधि में विष मिला दिया था। अब तो मंत्री की पोल भी खुल गई थी। राजा बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने तुरंत ही सैनिकों को बुलवाया। मंत्री और वैद्य को कारागृह में डलवा दिया। उसके बाद उन्होंने बुद्धि के सौदागर केशव को बुलवा भेजा। केशव के आने पर राजा ने कहा, युवक, तुम्हारी ही सलाह से आज मैं जीवित हूँ। मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता से बड़ा ही प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज से मैं तुम्हें अपने राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूँ। इस प्रकार अपनी बुद्धि के बल पे केशव जैसा निर्धन व्यक्ति आज राज्य का मुख्यमंत्री बन गया था।